नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। वैसे तो मुद्दा दादरी 2 का है, लेकिन हम बात करें केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली में लोग ठंड से मर रहे हैं। ये वो दिल्ली है जो देश की राजधानी है। इस देश के कैपिटल में राजनीति करने के लिए उप मुख्यमंत्री को अपॉइंट करके खुद मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों में जाके राजनीतिक रोटियां सेकता है। भारत का संविधान राजनीतिक दलों को यह आजादी भले ही देता हो, लेकिन क्या यह नैतिकता के परे नहीं है कि जिस दिल्ली में 24 घंटे में 7 से ज्यादा लोग मरे। और दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिल्ली में पिछले 10 सालों में 33,000 लोग मरे हैं, उस दिल्ली का मुख्यमंत्री इस मौतों के आंकड़ों को कम करने के बजाय एक आत्महत्या के आंकड़ों पर राजनीति करने के लिए हैदराबाद चाहता है। इसलिए आज हमने कहा है कि दिल्ली बेहाल और केजरीवाल हैदराबाद में कैसे, इस 1 घंटे के बहस में आपको भी आपके घर पर बैठकर चर्चा करनी है, कॉल करना है, स्काइप से जुड़ना है, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया देनी, और हम मिलकर 1 घंटे तक केजरीवाल को जरा समझाएंगे और इस प्रकार से राजनीति करने वाले लोगों को भी हिंदुस्तान के मन में क्या है वो संदेश पहुंचाएंगे। पहले विस्तार से मुद्दा। हैदराबाद में आत्महत्या होती है। राहुल से लेकर केजरीवाल तक सभी दलित दलित चिल्लाते हैं। वहीं दिल्ली में एक दलित युवा लड़की लव जिहाद में फंसकर आत्महत्या करती है। कोई खबर नहीं बनती। उसकी दूसरी बहन आत्महत्या करने को तैयार है क्योंकि पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे रही। दबंग मुस्लिम उसे भी घर से खींचने को तैयार है। जी हाँ, ये सब हो रहा है केजरीवाल की दिल्ली में। केजरीवाल और उनके नेता पीड़ित परिवार से मिलते तक नहीं। दिल्ली पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या केजरीवाल को दिल्ली में दलित उत्पीड़न नहीं दिखता? क्या दिल्ली में दलितों की बेटी दलित नहीं है? क्या केजरीवाल सिर्फ दिखावे के लिए दलित प्रेम दिखाने हैदराबाद गए? लग तो ऐसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल दिल्ली में दलित लड़की की आत्महत्या से अनभिज्ञ हो। उनके दलित विधायक के घर के पास ही ये घटना घटती है, लेकिन विधायक दुख जताने तक नहीं जाती क्योंकि मरने वाली दलित है और जिसकी वजह से आत्महत्या की है वो मुसलमान है। हमारे सूत्रों ने बताया कि गीता ने जिस लड़के के जाल में फंसकर आत्महत्या की वो अवैध शराब का व्यवसाय करता है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों केजरीवाल और उनके विधायक मुस्लिम लड़के को बचा रहे हैं? क्यों पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही? क्यों लड़की के सुसाइड नोट को फर्जी बताया जा रहा है? हैदराबाद पर चिल्लाने वाला मीडिया क्यों गीता आत्महत्या पर चुप है? क्यों दलितों में भेदभाव किया जा रहा है? वहीं दिल्ली में रोज लोग ठंड से मर रहे हैं, मगर केजरीवाल हैदराबाद और पंजाब में घूम रहे हैं। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करनी है। राजनीति करने की छूट है आपको, लेकिन क्या आपके राज्य में लोग मर रहे हैं, उनके घरों में जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जहां पर आपका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं वहां पर जा रहे, अस्तित्व तैयार करने के लिए जा रहे। इस देश में जब कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो दादरी 2 शुरू हो जाता है और असहिष्णुता दिखाने के लिए किसी हत्या या आत्महत्या को बढ़ाया जाता है। जो आपके हाथ में उसको तो आप रोकते नहीं, लेकिन आप वहां पर जाकर रोटियां सेकते हैं, जिस रोटी के सेकने से किसी के बचने के बजाय मरने की संभावना और बढ़ जाती है। इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मयंक जैन जी हमारे साथ हैं। मयंक जी, क्या कहेंगे दिल्ली बेहाल और हैदराबाद में केजरीवाल? हाँ बिल्कुल, केजरीवाल जो भी काम करते हैं वो पॉलिटिक्स होती है और ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ मार्केटिंग एडवाइजर्स हैं जो उनकी स्ट्रेटजी बनाते हैं मार्केटिंग और सेल्स की, और उनका सारा जो व्यक्तित्व है वो केवल अपनी पर्सनैलिटी को, चाहे देश को कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे हिंदू समाज टूट जाए, आप दलितों को भड़काइए, आप दलित और सो कॉल्ड अपर कास्ट के बीच में लड़ाई कराइए, आप कोई मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाइए, किसी ना किसी तरीके से आपको देश में ऐसा वातावरण बनाना है कि लगे आपको कि इंस्टेबिलिटी है। ये केजरीवाल का पहले दिन से मेरा आकलन है और बहुत सारे लोग भी ऐसा मानते हैं कि वो एनार्किस्ट हैं, खुद भी उन्होंने माना है ये। और जगह जगह पर हमने देखा कि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। जो उनके एमएलएज हैं, कितने सारे एमएलएज उनके अरेस्ट हुए हैं, किसी की फर्जी डिग्री है, कोई उनका एमएलए जो है वो
अपनी वाइफ को डॉग से कटवाता है। सोमनाथ भारती के खिलाफ पुलिस ने फिर केस किया, उसको अरेस्ट किया। इस तरह के तमाम उनके यहाँ जो जिस तरह के वाकया हुए वो शायद ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखे होंगे। और वो ऐसे स्टैंड लेते हैं, जैसे इस वक्त उन्होंने हैदराबाद में स्टैंड लिया, जैसे कि वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। लेकिन उनकी पार्टी में आप देखें 21 एमएलए के खिलाफ केसेस हैं, 21 एमएलए जो उनकी पार्टी के हैं। पहली बार उनकी सरकार आई है तो उन्होंने खुद अपने एक मंत्री को उनको निकालना पड़ा करप्शन केसेस की वजह से। उनके ऊपर चार्जेस हैं, उनकी पार्टी की स्कैम। हम अब उन चीजों पर जाने के बजाय फोकस करेंगे दिल्ली में जो अव्यवस्था है, जिस कारण आप दूसरे को दोष देते हैं, उनका कंपैरिजन पर हम चलते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मैं कानपुर से प्रदीप सिंह। हाँ बोलिए। का ये अरविंद केजरीवाल और करण जौहर ये और आपके आमिर खान, शाहरुख खान, ये सब बाहर फॉरेन मशीनरी के पैसे के लिए सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं देश में। हाँ। धन्यवाद। मयंक जी, देख रहे हैं आप, एक हम जिसको कहे कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला कॉल भी ये समझता है, कॉलर समझता है। क्या इनको नहीं लगता कि देश को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता? हाँ बिल्कुल, लोगों को अब समझ में आ रहा है। लोग देख रहे हैं कि बार बार जो गिमिक्स जिस प्रकार की हो रही हैं उसमें कोई देश का तो कोई भला होता नहीं है, उसमें केवल इनकी मार्केटिंग होती है और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है मोदी जी की सरकार को। बार बार वो आपने देखा होगा कि गाली देंगे मोदी जी को, साइकोपैथ कहेंगे, पागल कहेंगे। और उसके बाद एक एंकर ने किसी टीवी चैनल पर पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ दूंगा मैं गाली, मैं इस चीज को वापस भी नहीं लूंगा। तो इस तरह की जो इनमें एक अकड़ है, क्योंकि सारा का सारा मीडिया, लेफ्टिस्ट मीडिया और बहुत बड़ा जो एलिटिस्ट भाग है, जो इन्होंने नाम लिए, जो अलग अलग टाइप के जो एक्टर्स हैं जो कि इसमें सहयोग दे रहे हैं केजरीवाल का, तो इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ गई है। नहीं, कॉलर ने तो ये कहा कि ये विदेशी संस्थाओं के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। देखिए, मेरे पास काफी खबर आ रही है, जो पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं और कुछ दिनों में शायद मैं प्रूफ भी देने में कामयाब हो जाऊंगा। कनाडा में खालिस्तान से जुड़े हुए काफी सिख संगठन जो हैं और वो लोग इनकी पार्टी को फंड्स दे रहे हैं इलेक्शन के लिए पंजाब में, और ये जानकारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी है। तो जिस तरह से विदेशी फंडिंग और इनका जो काम हमेशा से उन्हीं एनजीओज के साथ, जो एनजीओज को काफी होम मिनिस्ट्री ने उनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स लगाए हैं, उन्हीं एनजीओज के साथ इनका काम रहा है हमेशा। फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग इनके रहे हैं। तो ये जो एक इनकी ट्रांसनेशनल कॉन्स्पिरेसी, कई देशों तक ये फैली हुई है कॉन्स्पिरेसी की जड़ें। भारत को कैसे वीक किया जाए, भारत एक इकोनॉमिक शक्ति, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है, उसको कैसे रोका जाए, मोदी जी को कैसे रोका जाए, कैसे कहा जाए नहीं साहब ये डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा यहां पर तो देखिए कास्ट की लड़ाई हो रही है, यहां पर तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार का एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए, जिससे कि जो इकोनॉमिक क्षेत्र में बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, सड़कें बड़ी तेजी से बन रही हैं, पावर प्लांट्स आ रहे हैं, जहां पे कोयला नहीं होता था पावर प्लांट्स। बिल्कुल। और इसलिए सवाल बनता है कि अगर छात्र दलित नहीं होता और वो ललित होता तो क्या केजरीवाल वहां जाते? शायद कभी नहीं जाते, क्योंकि ऐसे कई ललित यहां पर हमेशा के लिए लापता हुए हैं, लेकिन उसकी सूद लेने के लिए कोई नहीं है। हम फोकस करते दोबारा जिस मुद्दे के ऊपर हम सवाल उठा रहे कि इतनी बड़ी दिल्ली, और जिसको आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, और जहां पर सब कुछ है और इसलिए सब कुछ अभी फ्री में बांटा जाए ऐसा आप कहते हैं। आप एक तरफ वाईफाई देने की बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी आपके दिल्ली में लोगों को कंबल नसीब नहीं है और इसलिए मरते हैं। देखिए ठंड से मौतें कैसी होती है। दिल्ली में ठंड से लोग मर रहे हैं, फुटपाथ पर लोगों के शव पड़े हैं, रैन बसेरों की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग मजबूरन खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी हैदराबाद तो कभी पंजाब में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। जी हां, कल ही दिल्ली में 7 लोगों की मौत हुई। केजरीवाल ठंड से मरने वालों पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। विपक्षी दल लगातार केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल राजनीति करने में मशगूल है।
ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या केजरीवाल मौतों पर सिर्फ राजनीतिक रोना रोते हैं? क्या उनके लिए सिर्फ वही मौत मायने रखती है जिनका राजनीतिक फायदा मिल सके? क्या दिल्ली में रोज मरने वाले आम लोग केजरीवाल के लिए कोई मायने नहीं रखते? क्या ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों की सुविधा नहीं करनी चाहिए? क्या रैन बसेरों में गर्म कपड़ों और बिजली की सुविधा नहीं होनी चाहिए? ऐसा लग रहा है केजरीवाल को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ लोगों को लालच देकर और खुद की आम आदमी वाली छवि दिखाकर पॉपुलर होना चाहते हैं। अब वो दिल्ली नहीं देश के सपने देख रहे हैं। लेकिन क्या जो आदमी दिल्ली नहीं संभाल सकता वो पूरे देश को संभाल सकता है? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हाँ सर, पहली बात तो 8 साल में मेरी लाइन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन आज केजरीवाल है या कोई भी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मेरे देश का मुद्दा है, कल 23 जनवरी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, जिसको लोग नहीं जानते। ये केजरीवाल तो टोपी ओढ़ के आए और टोपी उड़ा के चले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। अलग एक मुद्दा है। हमारे साथ आम आदमी सेना के अध्यक्ष जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। बोलिए, क्या कहना है आपका? सर, हमारा कहना यह है कि जिस तरीके से भावना जी ने स्टिंग ले जाने की कोशिश की थी अरविंद जी को, और अरविंद जी ने 15 दिन पहले उनको धक्के मार के निकलवा दिया। अब छत्रसाल स्टेडियम में अगर भावना गुस्से में आ गई थी, पहले सीडी के लिए बात की थी भावना ने वहां पे, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो एक लड़की ने अपना थोड़ा सा प्रदर्शन तो किया, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव प्रदर्शन कर दिया। उसके बावजूद आज से पहले भी 3 बार साई डाल चुके हैं। क्या वो सारी प्लांटेड थी? अगले दिन ये उनके घर पहुंच जाया करते थे। ये कब भावना के घर गए? कब इन्होंने भावना को माफ किया? आज हमने उनकी बेल कराई है। इनके अपने कार्यकर्ता कोर्ट के अंदर इतना हल्ला मचा रहे हैं उस लड़की के खिलाफ। ये मैं बड़ी अजीब सी विडंबना है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो बात करते हैं कि यार हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाना है। इन्हीं के आदमी, हम अब भावना जी की कल बेल हो जाएगी, कल वो बाहर आ जाएंगी, फिर वो स्टिंग का जो खुलासा हम करेंगे ना, तो इनको पता लग जाएगा कि स्टिंग केंद्र सरकार के खिलाफ था या दिल्ली सरकार के खिलाफ था। गोपाल राय बोल रहे हैं कि ये स्टिंग जो है केंद्र सरकार के खिलाफ है, इसमें घपला है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी भावना के जेल से बाहर आने के बाद बताई जाएगी। लेकिन हमारा ये सवाल है, आप तो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आगे आ रहे हैं, वो मुद्दा लेना ही चाहिए, लेकिन दिल्ली में मर रहे लोगों का क्या है? आप वाईफाई फ्री देने की बात करते हो, दिल्ली में तो कंबल नहीं है ओढ़ने को। सर देखिए, बहुत बड़ी बात है कि ये आंध्र प्रदेश चले गए, ये सॉरी बेंगलोर चले गए, और दिल्ली के अंदर 8 महीने से एक डॉक्टर स्वाइन फ्लू का शिकार है, उसको आज तक मुआवजा नहीं दिया। कभी अरविंद केजरीवाल, भूप सिंह उनके फादर का नाम है, उनके घर नहीं गए। भूप सिंह इनके घर के चक्कर लगा के 8 महीने हो गए उस डॉक्टर को मरे हुए। वो दलित डॉक्टर है। अरे तुम्हें दलित का साथ देना है तो आप अपने स्टेट में भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपने 8 महीने पहले जिसकी मृत्यु हुई है उसके पास खड़े हो जाइए, फिर उसके बाद आप देखिए जाके बाहर। मैं ये नहीं कहता ये बाहर गए गलत किए, लेकिन यार तुम्हें ये तो पता होना चाहिए 8 महीने पहले हमारे स्टेट के अंदर एक डॉक्टर जो इलाज करते करते स्वाइन फ्लू का शिकार हो गया, आपने एक बारी उसके लिए मुआवजे की मांग नहीं करी। बिल्कुल। और जिस प्रकार से ये मौतें हो रही है, 33,000 लोग, 33,000, ये देश, दिल्ली के लिए तो है ही, देश के लिए भी शर्म की बात है कि देश की राजधानी में 33,000 लोग 2004 से लेकर अब तक, पिछले साल तक मरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि तब तो शायद रॉयल सरकार थी, ऐसा आप आरोप लगाएंगे शीला दीक्षित की, लेकिन अब तो तथाकथित आम आदमी की सरकार है, उसमें मौतें अनुपात में देखें तो डबल हो गई है। सर ये अनुपात जब सत्ता में नहीं थे ना अरविंद जी, तो बहुत सारा डाटा निकलवाया जाया करता था। हम इनके साथ ही थे पहले। तो ये बहुत डाटा निकलवाते थे, कितनी मृत्यु हुई, कितने बलात्कार हुए, कितनी डकैतियां पड़ी। ये राजनीति करना चाह रहे थे। हमारा एक आंदोलन था जो अन्ना जी ने शुरू किया था, उस आंदोलन से इन्होंने राजनीतिक दल बनाया और आज सरकार में आगे। ठीक है, लेकिन जनता ने बड़ा बहुमत दिया। आम आदमी सेना ने भी वोट दिया इनको कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। 70 मुद्दों पे सरकार बनी। आज तक आप बता दीजिए किसी मुद्दे को इन्होंने, अभी तक साल होने को है, 70 मुद्दों में से किस मुद्दे को, कौन सी बस के अंदर
महिला मार्शल चल रही है, बता दीजिए किस बस के अंदर महिला को सुरक्षा दी गई है? बिजली के बिलों की इनकी पोजीशन देखिए, बिजली के बिलों की, पानी कितने घरों में आ रहा है? जितने भी बाहरी दिल्ली के क्षेत्र है, किसी घर में पानी नहीं आता है, टैंकर से पानी जा रहा है। मैं आपको सच्चाई, टैंकर से पानी तो शीला के जमाने में भी जाता था। कितनी स्ट्रीट लाइट हटा के एलईडी लगाने से थोड़ी ना विकास हो जाएगा सर। 70 मुद्दों पे आपने सरकार बनाई है, आपने एक भी ऐसा ठोस मुद्दा बता दीजिए कि हमने इसको कंप्लीशन पे ले लिया है। इवन ऑड के लिए हम उनकी सपोर्ट करते हैं, वो भी ये जनता से ही करवा रहे हैं। सरकार की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, उसमें वॉलंटियर लगा दिए इन्होंने। सिविल डिफेंस में बहुत सारे अपने वॉलंटियर को पेड कर दिया है। जनता को ही कह रहे हैं कि आज तुम ये वाली गाड़ी निकालो, आज तुम ये वाली गाड़ी निकालो। अरे कोर्ट ने बोला था पोल्यूशन कंट्रोल करिए। आपको पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो 10,000 ढाबे चल रहे हैं जिसके अंदर तंदूर है, एक तंदूर एक ये जो आरोप कुछ लोग तो लगा रहे हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनियों का भी आरोप लगाया, शायद आपने भी लगाया सर। हमने आरोप लगाया कि जो इवन ऑड के पीछे परचेजिंग हो रही है ट्रांसपोर्ट की, अब उसमें आप बड़ी कंपनी टाटा है, डील है या अशोका लैलैंड है, आप एकदम आप उसको ट्रांसपेरेंसी बनाइए ना। आपने किस तरीके से डील कर लिया है? आपने एकदम इतनी सारी ट्रांसपोर्ट चार्टेड बसेस को हार कर लिया है। वो किस रेट, एट द रेट ऑफ क्या किया? आप ट्रांसपेरेंसी करिए उसकी। आपने इतनी सारी मैन पावर यूज कर दी है, आप उसको यूज, आप बताइए उसमें क्या खर्च हो रहा है? तो ये इस तरीके से थोड़ी ना आप कर सकते हैं। सरकार चलाने का मतलब था सिस्टमाइज चलाते, ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी देखने के बाद आपको सरकार ने, पब्लिक ने वोट दिया है। लेकिन चलिए आप हमारे साथ प्रभात जी बने रहिए। मयंक जी भी थोड़ी देर में आपको सवाल पूछेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ जी मैं सतीश बैसला बात कर रहा हूँ जी, फरीदाबाद से। बोलिए। जी, ये केजरीवाल जी जो कहीं भी चले जाते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, इनको ये देखना चाहिए कि दिल्ली के अंदर नैन बसेरे जो हैं उनके अंदर कुत्ते सोते हैं, मतलब इंसान के सोने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर जानवर सोते हैं। दूसरी बात, ये हमेशा जो है कांग्रेस के खिलाफ आए थे, कांग्रेस भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला था उस समय, लेकिन ये अभी तक भी जो है मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। इनको कांग्रेस का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। इन्होंने जो स्टेडियम के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ था, वो भ्रष्टाचार इनको केजरीवाल को नहीं दिखता। ये इतने पर्चे लेकर डोलते थे, भ्रष्टाचार इनको दिखाई नहीं देता। ये कहीं भी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और राज्य के अंदर जा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, बहका रहे हैं, और ये गरीब टोपी पहन के गरीब आम आदमी को बदनाम कर रहे हैं। इनको तो मैं कहता हूँ कि अगली बार जो दिल्ली के जो पब्लिक है ना, वो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगी इनको। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ वालिया जी जुड़े हैं, आम आदमी सेना के, जो कि कभी सेनापति रहे हैं केजरीवाल के। वालिया जी, जो शीला दीक्षित पर आरोप लगे थे उसका तो कुछ हुआ नहीं? मेरा नाम प्रभात कुमार है। आप प्रभात कुमार जी। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, जो शीला दीक्षित पर कार्रवाई करने की बात कही थी और तमाम भ्रष्टाचार, सुरेश कलमाड़ी से लेकर तमाम लोगों के, हम उनको 15 दिन में जेल में डालेंगे ऐसा कहने वाले केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। सर मैं आप ही देख लीजिए ना, चुनाव से पहले जब 49 दिन की सरकार बननी थी, उससे पहले क्या मुद्दे हुआ करते थे? शीला जेल जाएगी, कलमाड़ी जेल से नहीं छूटेगा। अरे किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं आप? तो वही नक्शे कदम पे चले गए जिस पे कांग्रेस चला करती थी। आपने तो कहा घर भी नहीं लेंगे, आपने कहा सुरक्षा नहीं लेंगे, आपने कहा लाल बत्ती नहीं लेंगे। आप पायलट कार लगा रखी है, स्क्वाड आपको गाड़ी मिली हुई है, जेट सुरक्षा में आप रहते हैं। 3 बीघे मकान में सिविल 6 फ्लैग स्टाफ रोड 3 बीघे के अंदर बना हुआ है। 33 एयर कंडीशन आपके घर में इंस्टॉलेशन हो चुका है। अरे आप क्या, मतलब सरकार में आप चाहते क्या थे? आपने तो क्लियर कहा था कि मैं तो ऐसा नहीं रहने वाला हूँ। अभी तो आपका रंग रूप भी बदल गया। अब जेट सुरक्षा में भी है, आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास बंगला भी है। तो ये सब ढकोसले थे क्या सर? आप आम आदमी तो सारी जिंदगी भारत माता की जय करता रह गया। मैं आपको आज बता दूं चैनल पे, ये गिनती के 4-5 जो मेन लोग हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और जो कुछ इन्होंने पेड वर्कर बाहर से बुलाए हुए हैं, दिलीप पांडे टाइप, ये सारे के सारे देखना एक दिन भ्रष्टाचार करके हिंदुस्तान से गोल हो जाएंगे। हम लोग फिर भी भारत माता की जय करते रह जाएंगे। आपको मैं आज यहाँ बता दूं चैनल पे। चलिए, धन्यवाद प्रभात जी। ये प्रभात जी है जो कि कभी सेनापति के तौर पर उनके साथ रहे, लेकिन अब उनके साथ नहीं है। हम आपको आज का ये जो सवाल पूछ रहे हैं, जरा कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए कारण। दिल्ली मौतों पर केजरीवाल की चुप्पी। दिल्ली में ठंड से लोग मर रहे हैं, केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने वहां जाकर तक नहीं देखा।
बेघर लोगों के शव कई दिनों तक पड़े रहते हैं मगर कोई उन्हें दफनाने वाला नहीं है। केजरीवाल के लिए मौत राजनीतिक एजेंडा, चाहे वो जंतर मंतर पर किसान की मौत हो या फिर हैदराबाद में राहुल वोमेला की आत्महत्या। केजरीवाल के कारनामों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मौतों पर भी राजनीति करने में माहिर हो गए हैं। दिल्ली न संभाल पाने वाले देश संभालने की राजनीति करते। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौतों पर जागरूक होने की बजाय हैदराबाद और पंजाब में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें दिल्ली में मरने वालों से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक भेदभाव पर राजनीतिक रोटियां। देश में जो राजनीतिक दल सामाजिक भेदभाव पर चिल्ला रहे हैं वो दलितों को समाज में कभी न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन जैसे ही दलितों की बात आती है सारे राजनेता दलित दलित चिल्लाने लगते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल साहब केवल ट्रेड यूनियन वाली पॉलिटिक्स हमारे देश को देना चाहते हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि किसी तरीके से दिल्ली की पब्लिक को गुमराह करके, और इन्होंने पूरे देश में एक अपना मैसेज देना चाहते हैं। क्या हमारे प्रजातंत्र में यही राजनीति है? क्या इनके जो आप बोल रहे हैं वही ट्रेड यूनियन वाले उनके साथ बैठे हुए भी दिख रहे हैं। धन्यवाद। मयंक जी, क्या कहेंगे? ट्रेड यूनियन वाली बात शायद आज का जो युवा है वो इतना ज्यादा जानता नहीं कि कभी ये यूनियनबाजी और कामगारों को न्याय देने के नाम पर इस देश के उद्योगों को कैसे तबाह किया गया था। देखिए, जो मेरी बात होती है इंडस्ट्री में, तो जो ट्रेड यूनियन के बहुत बड़ा भाग, मैं सबको नहीं कहूँगा ऐसा, लेकिन जो ट्रेड यूनियन लीडर की एक छवि है और जिसके बारे में मेरे को पर्सनली भी मालूम है कि कई ट्रेड यूनियन लीडर्स क्या करते हैं कि वो पैसे लेते हैं जो इंडस्ट्री वाला है उससे, और वो पैसे लेकर इंडस्ट्री के फेवर में ही सारे काम करते हैं और नारे सब लगाते हैं गरीबी के, मजदूरों के, और ऐसा लगता है बहुत ही रेवोल्यूशनरी लीडर है, लेकिन उसमें अधिकांश बहुत बड़ी संख्या में करप्ट लोग हैं और उनका जो जामा उन्होंने पहना होता है वो होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मजदूर की राइट्स क्या हैं, वर्कर्स के राइट्स क्या हैं। और ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, जैसे केजरीवाल कम्युनिस्ट है, वो चाहे अपनी पार्टी को कुछ भी कहे, वो कम्युनिस्ट है। जो कम्युनिस्ट हैं वो हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, वो काडर होता है उनका, और जो उनकी पॉलिट ब्यूरो होती है वो राज करता है, और उनकी जो मार्केटिंग होती है वो गरीबी की मार्केटिंग होती है, वो गरीबों के नाम पर करते हैं। गरीबी कभी नहीं हटी, सोवियत यूनियन से नहीं हटी, चाइना से भी कुछ हद तक जब कम हुआ तब वो उन्होंने कैपिटलिज्म का सहारा लिया, तब कुछ खत्म हुआ वहां पर, लेकिन वहां पर जो वर्कर्स के राइट्स हैं वो पूरे खत्म किए गए। 16-16, 17-17 घंटे की शिफ्ट्स हैं वहां पर, वर्कर्स के राइट्स होते ही नहीं है। तो जो ट्रेड यूनियन वाली पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है, इससे बिल्कुल फिट होता है केजरीवाल का कैरेक्टर जो है, उसी टाइप का बेवकूफ़ बनाना लोगों को, उसी टाइप का मफलर पहन लेना, ये दिखाना कि मैं बहुत मजदूर हूं, मैं बहुत ही एक आम आदमी हूं, मैं वर्कर हूं। और उन्होंने वो सारे काम किए जो कांग्रेस करती है। उन्होंने क्यों नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में शीला दीक्षित को जेल में डाला? क्यों नहीं उन्होंने उन फाइल्स को डिग आउट किया? क्यों नहीं उन्होंने जो शीला दीक्षित ने दलितों के लिए पैसा था जो ट्रांसफर हो गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो सोशल वेलफेयर के लिए फंड था, उसको निकाल के उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में डाल दिया था, क्या वो पैसा वापस लाए? क्या उन्होंने उन लोगों को सजा दिलवाई जिन्होंने इसका काम किया था? क्या उन्होंने अपने ही एमएलए, जो कि उनका एक सुरेंद्र सिंह है जिसने जातिवादी रिमार्क्स दिए थे और वो बेल पर छुटाए, क्या उन्होंने उसको पार्टी से निकाला? और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका झूठ बोलना। अब जो रोहित वेमुला है, रोहित वेमुला दलित है ही नहीं। हमारे चैनल ने सबसे पहले इसको दिखाया कि रोहित वेमुला दलित नहीं है, तो उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट है। ये बार बार कहना कि वो दलित है और ये राजनीति करना, बाकी चैनल्स भी बहुत सारे, तो वहां के पुलिस ने भी ये कहा है, तेलंगाना के पुलिस ने भी इस बात को माना है कि ये सर्टिफिकेट जो बाकी तथाकथित कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि उसके दलित होने के, ये फर्जी है। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मेरा सवाल है, जो केजरीवाल हैदराबाद जा रहे हैं और जो कहीं और जा रहे हैं, ये सरकार के पैसे के बजाय अपनी सैलरी क्यों नहीं जा रहे हैं?
अभी साल ये तो एक बार जब आप मुख्यमंत्री जैसे पद पर आ जाते हैं, भले ही अधूरे राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर आते हैं, उसके बाद आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ और सार्वजनिक जीवन कुछ और नहीं हो सकता। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस उनके पीछे लगी है, तमाम सिक्योरिटी एयरपोर्ट से लेके जहां भी जाएंगे उनके साथ है। भले ही केजरीवाल मोटे गद्दे में सोकर आराम करते हो, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं सोएगी। ये तो सरकार का ही पैसा है ना। लेकिन ये सारी बातें केजरीवाल छुपा रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं दिल्ली बेहाल, हैदराबाद में केजरीवाल। जवाब दो कि आखिर ऐसा क्यों? आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को मरते हुए तड़पते हुए छोड़कर नहीं जा सकते, और जा रहे तो उसका जवाब दिल्ली और हिंदुस्तान को देना होगा। अब हमने इस मुद्दे के साथ अगला मुद्दा इस ब्रेक के बाद आपके सामने लेकर आए कि दिल्ली में भी दलित है और उनके साथ धोखा हो रहा है। तो दिल्ली के दलितों के साथ हो रहे धोखे पर तो केजरीवाल चुप है, लेकिन हैदराबाद में फर्जी दलित पर वो बहुत संवेदनशील है। ऐसा क्या कारण है? दिल्ली में एक दलित लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े, लव जिहाद के चक्कर में उस लड़की का आखिर अंत हुआ, उसमें आत्महत्या कर ली, और अब उसी की छोटी बहन भी परेशानी में है। उसको तो आप बचा नहीं पाए, सिक्योरिटी नहीं दे पाए, ये देना तो दूर, उस पर आप कार्रवाई तक नहीं कर पाए, और कार्रवाई भी दूर, आप मिल भी नहीं दे, आपका कोई नेता नहीं मिल रहा है। ऐसे में उसकी छोटी बहन भी अब कहीं खुदकुशी ना कर ले, इस कगार पर पहुंची है। सीता की छोटी सी बच्ची की ये बाइट हम आपके सामने दिखाते हैं। बहन को 3 साल से धमकी दे रखी है, और मेरे को भी 3 साल से बहुत ब्लैकमेल करता है। मैं 3 साल से फेल हो रही हूँ, मैं भी पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैं क्या पेपरों में दूँ। स्कूल जाती हूँ मैं, मेरे को मारता पीटता रहता है, जब मर्जी मिल जाता है रास्ते में धमकी देने लग जाता है। रास्ते में भी कई बार मारने लग जाता है, जहाँ मर्जी मिल जाता है, जब मर्जी मारने लग जाता है, किसी के भी सामने। मोबाइल नंबर इसलिए मांग रहा था क्योंकि मेरी बहन से बात करना चाहता था। ये कहता था अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। सुसाइड में उस लड़के का नाम लिखा था, बहन का नाम लिखा था, जीजा का नाम लिखा था, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है बिल्कुल भी। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी बहन 12th पास है, उस कारण वो आगे पढ़ भी नहीं पाई है क्योंकि वो धमकी देता था। ये इस मासूम के स्वर, इसके शब्द, इसकी आवाज़, इसकी पुकार केजरीवाल के कान तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन दूर कई 1000 किलोमीटर पर केजरीवाल पहुंच रहे हैं। मयंक जी, ये इतना दुखद ये वीडियो सुनकर तो ऐसा नहीं लगता कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम तो जंगल में रह रहे हैं कहीं पर। बहुत दुख की बात है, और हमारे नेताओं को भी शर्म से डूबने का दिन है ये, कि किस तरह से दलित लड़की बेचारी परेशान है, दुखी है, और हम उसकी सहायता के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जो नेता लोग केजरीवाल अगर उल्टी होती, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम भी बहनें हमारी बहनें, लेकिन ये लड़की अगर मुस्लिम होती, ये सीता के बजाय इसका नाम अगर कोई मुस्लिम होता और छेड़ने वाला हिंदू होता, तो केजरीवाल शायद पहले पहुंच जाते। केजरीवाल के साथ सारा मीडिया होता, जो बहुत बड़ा भाग है मीडिया का, वो शोर मचा रहा होता और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा शुरू हो गया होता, और ये कहा गया होता कि मोदी सरकार करवा रही है ये, इस जो मुस्लिम लड़की के साथ अत्याचार है ये मोदी सरकार करवा रही है, ये सबसे पहले चिल्लाता केजरीवाल। तो ये क्योंकि एक दलित हिंदू लड़की है, वो परेशान है, उसके धर्मांतरण होने की संभावना है, उसको उठा ले जाने की संभावना है, कोई उसके लिए नहीं बोल रहा है। देश की राजधानी में ये डूब मरने की बात है हम सबके लिए। केजरीवाल तो देखिए उसमें कोई संवेदनशील है ही नहीं, वो ना वो दलितों के लिए संवेदनशील है, ना वो हिंदू समाज के लिए संवेदनशील है, ना वो देश के लिए संवेदनशील है। उसको तो सिर्फ
राजनीति करनी है, उसको किसी ना किसी तरीके से मोदी जी के साथ अपना कोई कंपटीशन करना है, इसलिए वो हैदराबाद गए। वो कोई दलित की सिंपैथी है इसलिए नहीं गए हैं, वो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिप्नोटिज्म, इतना बड़ा स्पेल केजरीवाल क्रिएट कर पाते हैं लोगों पर, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा भाग केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल की बातों को वो आगे प्रोपोगेट करता है और बड़ी कन्विंसिंगली जो यहाँ की एलीट है वो उसकी बात को प्रोपोगेट करती है। तो अब ये लोगों को देखना पड़ेगा ये गेम क्या है, ये मार्केटिंग गिमिक्स क्या है, ये इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, ये समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वास्तव में दलितों के लिए अगर दर्द है तो दिल्ली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है दलितों की, उनकी सेवा बस्ती में जाएं, सेवा का काम करें उनकी, तो उनको बहुत यश मिलेगा, उनको राजनीतिक कीर्ति भी मिलेगी। और अब जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बड़े से बड़े राज्य, यूपी हो या बड़े से बड़े राज्य है, उनका भी बजट नहीं होगा शायद इतना बड़ा, इतना मोटा 560 करोड़ रुपए का इनका मीडिया का बजट है। हाँ, क्योंकि इनका एक ही एम है कि किसी तरह से अपनी इमेज को बिल्ड करना और किसी तरह से जो काम कुछ हुआ नहीं है उसको प्रेजेंट करना कि बहुत बड़ा काम हो गया। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि आज जो बच्चे हैं हमारे, जो टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इस प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में कई इस टाइप की फिल्म्स बनाई जाती हैं, बहुत शॉर्ट फिल्म्स, बहुत छोटे छोटे कैप्सूल्स, तो वो उनके दिमाग को परिवर्तित कर देते हैं और वो बड़ी जल्दी वल्नरेबल हो गए हैं, क्योंकि रूटलेस हो गए हैं हम, क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं हैं जड़ों से, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि कोई उनको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर हम जड़ों से जुड़े होते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि कोई हमको बेवकूफ़ बना रहा है। अब तो बड़ा आसान है, इतने आर्टिफिशियल वर्ल्ड में वो रह रहे हैं, इतने वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं बच्चे, तो उनको बड़ी इजीली बरगलाने में ये लोग कामयाब हो रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा, इसलिए इतना बड़ा बजट 500 करोड़ का रखा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चाहता हूँ। हेलो, बोलिए सर। मैं कम से कम 40 साल से फरीदपुर में रह रहा हूँ, बेस्ट पटेल नगर के पास। हाँ, आज तक 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ये कहते बिल नहीं आएंगे, बिल हर महीने 2-3 महीने बाद हर महीने आ रहे हैं। ये कहते बिल माफ हो गए कि इतना पानी, आधे घंटे पानी नहीं आता, हर महीने हम 500-700 का बिल भरते हैं। तो ये झूठी बोलते हैं। केजरीवाल ने तो पानी फ्री में देगा कहा था। हाँ जी, केजरीवाल ने तो पानी फ्री में देने का वचन दिया था। सर फ्री कहाँ से आ गया? मैं आपको 1 साल के बिल दे सकता हूँ। क्या आप अपने बिलों को लेकर केजरीवाल का जो एमएलए आपके क्षेत्र में होगा उनके पास नहीं गए? अरे सर, उनके पास जाके करेंगे क्या? बिल जब आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे इसमें? बिल आपने ये सवाल नहीं पूछा कि आपने कहा था कि बिल नहीं आएगा? 1 साल का 10,000 का बिल मैं भर चुका, मेरे पास प्रूफ है। ये कहते बिल नहीं आएगा। बिल क्यों नहीं आएगा? ये 2 दिन से पानी नहीं दे रहे, कहाँ जाए लैट्रिन बाथरूम करने के लिए? और आप तो दिल्ली के एक महत्वपूर्ण एरिया में रह रहे हैं। सर 50 साल से कॉलोनी बसी हुई है, पानी के बिल हर साल आ रहे हैं, कौन कहता नहीं आएंगे? 50। चलिए, ऐसे जो दर्शक होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनको ठगा गया है, वो हमको संपर्क करें। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए और ज्यादा पर्टिकुलरली एक एक केस को लेकर कैसे फॉलोअप किया जाए। अब हमको संपर्क करिए। हमारा पता, हमारा ईमेल आईडी, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स और हमारा टेलीफोन नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। हमारे पास और भी कॉलर है, लेकिन उसके पहले हम जरा परिणामों पर नजर डालते कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की बजाय साधारण शहर बनकर रह जाएगी। दिल्ली को दुनिया में भारत की राजधानी के नाम से जाना जाता है, मगर वहाँ हालात ऐसे हो रहे हैं, ना तो लोगों को सुरक्षा मिल पा रही है और ना ही लोगों को ठंड से बचने का रास्ता। दिल्ली में ठंड से मरने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। जैसे ही दिल्ली में ठंड की मार शुरू हुई, वैसे ही दिल्ली में बेघरों की मौतें शुरू हो गई। बेघरों के पास ना तो ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं और ना ही सोने के लिए छत। दिल्ली सरकार आम आदमी पर पैसा खर्च करने की बजाय अपने प्रचार पर करती रहेगी। दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए। अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह करोड़ों रुपए के बैनर लगाए, मगर बेघरों के लिए गर्म कपड़े तक नहीं दिए गए। दिल्ली में दलितों पर अत्याचार होते रहेंगे। केजरीवाल को दिल्ली में दलितों की आत्महत्या नहीं दिखाई देती। वो राजनीति करने के लिए हैदराबाद जा सकते हैं, मगर दिल्ली में लव जिहाद की शिकार दलित लड़की के घर जाने से बचते हैं। दिल्ली का विकास रुक जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली को आधुनिक शहर बनाने के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया है। ये सिर्फ दिल्ली में राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं।
ऐसे में दिल्ली का विकास न सिर्फ रुका है बल्कि विकसित दिल्ली पीछे चली गई है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। अशोक पांचाल, दिल्ली सागरा से। हाँ। मैं सुरेश जी, जब कोई आदमी मर जाता है या कोई बच्चा मर जाता है तो उसके ऊपर जो है ना, एक तो मक्खी और एक चील, ये दोनों चीजें मतलब मंडराती रहती है। मक्खी तो बैठ जाती है, चील जो है ऊपर से मंडराती रहती है। तो मैं केजरीवाल को चील समझू या मक्खी? चलिए, तो आपकी आज़ादी है, धन्यवाद। हालांकि आपको ऐसे अपशब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। एक मुख्यमंत्री के लिए कोई ऐसा बोले, ऐसा हम भी नहीं चाहेंगे, लेकिन जब आपके करतूते, आपके सारे कारनामे ऐसे होते हैं तो लोग शायद ऐसा बोलने के लिए मजबूर भी होते हैं। इसको भी समझना ज़रूरी है। मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, अभी तक हमने पहले मुद्दा उठाया था मौतों का, उसके बाद हमने दलित अत्याचारों का मुद्दा उठाया था। अब हम आगे जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी और इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली शक्तियों के हाथ में खेलने या उनके जैसे करतूते करने के आरोप भी केजरीवाल पर लगे हैं। हम आपके एक ऐसे मौलवी की बाइट दिखाते हैं जिस पर केजरीवाल जब भी कभी उनका नाम लेकर उनका समर्थक होने की बात करते थे। ये बाइट सुनेंगे, शायद आप कभी सुन भी चुके होंगे बहुत से दर्शक, लेकिन इस बहाने इसको दोबारा सुनिए कि इस देश में इनका क्या प्लान था और क्या ये इस प्लान को अभी भी आगे जाकर कहीं इंप्लीमेंट तो नहीं करना चाहते हैं। देखिए। इनकलाब के ताल्लुक़ से उन्होंने मुझसे ये फरमाया था, हमारे साथियों के साथ भी, कि जो आने वाली तारीख़ है जंतर मंतर पर, वो मैं जो है ना अप्रैल या मई है जो रहा, बहरहाल जो भी है, उसमें इतने मुसलमान होने चाहिए शामिल कि वो टोपियाँ वहाँ ज़्यादा नज़र आएँ, टोपियाँ ही टोपियाँ। मिस्र में हुस्नी मुबारक के ख़िलाफ़ एक आंदोलन हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ से स्क्वायर चौक पर काफ़ी जो है ना वो मुजाहिरीन थे। तो उन्होंने ये फरमाया था कि मौलाना, जैसे तहरीर स्क्वायर चौक पर हुआ इनकलाब के लिए, वही यहाँ भी जो है ना हमारा मकसद है कि ऐसे ही एक इनकलाब। मयंक जी, इस बाइट पर वजीर गया। देखिए, ये जो ये तहरीर चौक की बात मौलवी फरमा रहे हैं, ये तख्ता पलट हुआ था इजिप्ट में। जो वहाँ की सरकार थी उसको हिलाकर गिरा दिया था और उसके लिए तहरीर चौक पर तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे वो आ गए थे और उन्होंने इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर खड़ी कर दी थी कि वहाँ पर पुलिस और मिलिट्री के लिए वो सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो गया था। उन्होंने पुलिस को भी इनवाइट किया था कि आप हमको ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह के संदेश केजरीवाल ने दिए थे पुलिस को रिपब्लिक डे के पहले, जब 2013 में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो धरने पे थे और उन्होंने ये कहा कि अब ये रिपब्लिक डे परेड से पहले हम धरना करेंगे और रिपब्लिक डे के खिलाफ भी बोले थे। उस वक्त उनका यही प्लान था कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ जाएं। वो तो अच्छी खुशनसीबी है दिल्ली की कि नहीं हो पाया। इनका प्लान यही था कि किसी तरह से लोगों को इकट्ठा करके जो सीट ऑफ पावर है उसको वहां पर इतनी बड़ी संख्या हो जाए कि तख्ता पलट होने की संभावना हो जाए। तो और कई लोग, मेरे को सुरजीत दास गुप्ता जो कि केजरीवाल के साथी रहे हैं, उन्होंने बताया है, उनको कोट करके मैंने आर्टिकल में भी लिखा था कि पर्सनली केजरीवाल ने उनको बताया था कि तहरीर स्क्वायर टाइप की हम एक सिचुएशन भारत में क्रिएट करना चाहते हैं। ये कलर रेवोल्यूशंस हैं, ये कलर रेवोल्यूशन जगह जगह पे हुए हैं। इसकी टेक्नोलॉजी है और इसकी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है कई ऐसे विदेशी इंस्टीट्यूट्स में। उस एक इंस्टीट्यूट का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन, जो कि वॉशिंगटन से चलाया जाता है। उसमें उन लोग का कहना है कि अब बड़ी आसानी से हम किसी देश पर कब्जा कर सकते हैं। हमको टैंक्स की जरूरत नहीं है, हमको तोपों की जरूरत नहीं है, हमको बंदूकों की जरूरत नहीं है, हमको लड़ना नहीं पड़ेगा, हमको केवल डिससैटिस्फैक्शन बढ़ाना है लोगों में। और अगर हम लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए रेप का मामला है, अब रेप भारत में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके मुकाबले बहुत कम होता है, बहुत ही कम संख्या है। अमेरिका में और यूरोप में कई गुना ज्यादा रेप वहां पर होता है, लेकिन यहां पर एक एक केस को इतना
उजागर किया जाता है और इतना ब्लो अप किया जाता है कि लगेगा कि जैसे दिल्ली तो एक रेप ही हर वक्त हो रहा है यहाँ पर। तो लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है, लोगों को लगता है ये जो हमारी ऊपर जो सत्ता है ये कुछ काम नहीं कर रही है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। तो लोगों का जो अटैचमेंट है, लोगों की जो मान्यता है और फेथ है अपने सिस्टम में, वो फेथ हिल जाता है। और जब वो फेथ हिल जाता है तब वो सत्ता को फिजिकली ओवरथ्रो लोगों को कर देते हैं, लोग खुद कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ये विकसित की गई है एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन में, और वो लोग ये आप अगर सर्च करेंगे, कोई भी सर्च करेगा, उसमें उन्होंने कई सारे 198 नॉन वायलेंट मेथड्स बताए हैं जिससे कि देश में आप अफरा तफरी मचा सकें और किसी को पता भी नहीं चले। जैसे सबकी मजाक बनाना, आप जो भी आ जाए उसकी मजाक बनाइए, आप गवर्नमेंट ऑफिसर से कोऑपरेट मत करिए, आप जो फाइन अगर लगे तो फाइन को पे मत करिए। ऐसे कई सारे आप 198 मेथड्स जो उनके नॉन वायलेंट मेथड्स हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी पार्टी ने कई सारे मेथड्स ये एम्प्लॉय किए थे पावर में आने के लिए। डिससेटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ाया, लोगों के मन में एक ऐसा भाव डाला कि आपको रिबेल करना है, और ये आज भी वही कर रहे हैं। आज भी जो केंद्र की सत्ता है उसको डिस्टेबलाइज करने का इनका प्लान साफ नजर आता है। हर वक्त प्राइम मिनिस्टर की बात कहां से आ गई? कोई छोटी सी भी चीज होती है, मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। मोदी का क्या मतलब है? अब गली गली में तो नहीं जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो वीकन करने की कोशिश की जा रही है, ये मेरा मानना है कि ये ट्रांसनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, और इसकी बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे देश विदेश की पावर्स इसमें लगी हुई हैं। और हमको जगना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये जो मेथड्स हैं, ये जो 198 मेथड्स हैं, इनमें से कौन सा मेथड ये यूज कर रहा है। वो लिस्ट जब आप देखेंगे नेट पर सर्च करके तो आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन सा वाला मेथड उसमें से इस वक्त यूज कर रहे हैं। और क्या ये इसी मेथड से या इसी प्रकार के कई और सोच विकसित कर विभिन्न देशों पर अपना राज स्थापित करने की कोई विचारधारा है? और वैसे विचारधारा में एक इस्लाम की भी विचारधारा, उस विचारधारा को हिंदुस्तान में लाने की बात करने वाले देशद्रोही ओवैसी को भी समर्थन देने का इसके पीछे इरादा तो नहीं है? क्योंकि उसने दिल्ली में समर्थन किया तो हैदराबाद में जाके उसको समर्थन किया जाए। बिल्कुल, उसमें लिखा हुआ है, जो रशियन एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने काम किया इस सब्जेक्ट पर और उन्होंने कलर रेवोल्यूशंस की बात की है, उन्होंने बताया है कि जब भी कोई कलर रेवोल्यूशन किया जाता है तो उसमें जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ अलायंसेस की जाती हैं। उन्होंने बताया कि उस देश के विरुद्ध जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो एनजीओस खासकर काम कर रहे हैं, और जो ऐसे शक्तियां हैं जो देश में अफरा तफरी मचा सकती हैं, डिस्टेबलाइज कर सकती हैं, एनार्की ला सकती हैं, उनके साथ अलायंसेस किए जाते हैं क्योंकि उनकी पावर इनके साथ ऐड हो जाती है। तो नक्सलाइट्स के लिए इनके नक्सलाइट्स के सिंपैथाइजर्स इनके साथ हैं। नक्सलाइट्स के बारे में ये कहते हैं कि कभी आपने देखा कि नक्सली क्यों बनता है? तो उसकी सिंपैथाइजर हैं ये नक्सलाइट्स के। इसके बाद इनके साथ ऐसे कई सारे प्रशांत भूषण जैसे लोग थे जो नक्सलाइट्स हैं, और ये भी हैं योगेंद्र यादव जैसे लोग जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग थे, वो सब इनके साथ हैं। और ऐसे इनके कई सारे साथी हैं। AISA जो कि CPI ML का एक स्टूडेंट्स विंग है, वो इनका साथ देता है, इनका पूरा कैडर उनके साथ है। उसके बाद कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर्स इनके साथ हैं। इनके लोगों ने कैमरे पर कहा है, कश्मीरी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की जो बात करते हैं उनका विरोध करते हैं। ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो देश में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं उनका समर्थन करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनसे वोटों की खातिर ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं नेशनल, जो हमारा नेशनल गुड है उसको। बब्बर खालसा है। हाँ, और ऐसे जो खालिस्तानी जो संस्थाएं हैं, जो इनमें खालिस्तानी लीडर्स हैं, उनके साथ इनकी अलायंसेस हैं। हमारे देश के लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अब क्या है कि चश्मा जो है कंज्यूमरिज्म का पहन रखा है हमने। हमको अगर आराम से शाम को शराब मिल जाए, मांस मिल जाए फाड़ने के लिए, और बस हमारा जो है खत्म हो गया दिन, और डिस्को में जाना है। अगर ये लोग थोड़े देर के लिए अपने को कॉन्सेंट्रेट करें और इस पे कॉन्सेंट्रेट करें कि देश पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, तो इनका ड्रामा उनको साफ दिखने लग जाएगा। इसके लिए लेकिन अपने कल्चर में रूटेड होना पड़ेगा आपको। बिना अपने कल्चर में रूट हुए आपको दिखाई नहीं देगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। कॉलर के पास जाने के पहले जरा उपाय नजर डाल देते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए,
केजरीवाल दिल्ली के विकास पर ध्यान दें। केजरीवाल को दिल्ली में विकास करने के लिए जनता ने वोट दिया है, न कि राजनीतिक ड्रामेबाजी के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री विकास की बजाय राजनीति में उलझे हुए हैं। दिल्ली के दलितों को भी न्याय दिलाए केजरीवाल। दलित आत्महत्या के नाम पर केजरीवाल हैदराबाद तक जाते हैं, मगर वो दिल्ली में आत्महत्या करने वाली दलित लड़की के घर तक नहीं जा पाते। इससे केजरीवाल की राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में होने वाली मौतों पर राजनीति के बजाय काम हो। दिल्ली में क्यों ठंड से मौतें हो रही हैं, उसके लिए तुरंत केजरीवाल कोई कदम उठाएं, बिना राजनीतिक साजिश के। क्योंकि केजरीवाल कोई काम करते तो उससे पहले वो राजनीति शुरू कर देते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, केजरीवाल जी जो है दुनिया के नजरों में अच्छे नेता उभर के आए हुए थे, लेकिन दुनिया के नजर में सबसे बड़ा ये राक्षस है। इसको करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इसको दिल्ली को संभालना चाहिए, दिल्ली को पब्लिक को देखना चाहिए, दिल्ली में समाज से मिलना चाहिए। ये सब चीज छोड़ करके बाहर ये जो है से भटक रहा है। इसको ऐसा ही बुरी हाल हो गई इसका इलेक्शन में, जो इसको कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत बुरा हाल होगा। इसके ऊपर देश ने जो है, दिल्ली के जनता ने इसके ऊपर बहुत बड़ा वो किया था कि ये हमारे नेता है, हमारे भाई है, हमारे प्रिय। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ जय हिंद सर। बोलिए। बरेली से बोल रहा हूँ सर, प्रिंस गंगवार। हाँ, पहली बात तो इस है केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनसे बड़ा जो है गिरगिट तो कोई भी नेता है नहीं सर। गिरगिट भी इनसे ही सीख के ही कलर बदलता होगा सर। इलेक्शन से पहले जो ये कहते थे, बाद में आके इन्होंने सारे मुद्दे बदल दिए सर कि शीला दीक्षित को जेल में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोकपाल लाएंगे, माँ दुनिया भर के मुद्दे सर। और ये दलितों के सम्मान के लिए दूसरे राज्य में तो जाते हैं, लेकिन अपने राज्य में जो दलितों का अपमान हो रहा है, जो दलित रोड पे इधर उधर पड़े हैं, और दलितों के साथ साथ इन्होंने कभी पिछड़ों को भी देखा है क्या? चलिए, हम तो कहते कि अब पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हम दलित सवर्ण ऐसा भेद नहीं करते। हमारे नज़र में पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी है। या तो वो हिंदुस्तानी है, या वो देशभक्त है, या वो देशद्रोही है। दो ही जाति इस देश में होनी चाहिए, दो ही धर्म होने चाहिए, दो ही पंथ होने चाहिए। बल्कि दूसरा पंथ ना हो, इसके लिए पहले पंथ ने अर्थात देशवासी ने, देश प्रेमियों ने और हिंदुस्तानियों ने कसम खाकर संघर्ष करना चाहिए। कार्यक्रम के आखिर में एक कमेंट मयंक जी। देखिए, यह है कि बड़े ध्यान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे देशवासी हैं वो केजरीवाल को सिर्फ उसके एक्शंस या उसकी मार्केटिंग के हिसाब से ना तोलें। थोड़ी गहराई में जाएं, थोड़ा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, थोड़ा उसकी अलायंसेस को देखें कि वो किन लोगों के साथ। अभी वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त ये कह दे कि मैं तो एक बनिया हूं और मैं जो हूं महाभारत का पांडव हूं और बाकी दुर्योधन है, तो ये जो हिंदू है वो बरगला जाता है। उसको समझ ही नहीं आता, उसको लगता है चलो इसने महाभारत का नाम लिया तो ये हमारा आदमी है। उसके एक्शंस तो देखिए, वो इस वक्त आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ओवैसी है, इनके पांडवों में ओवैसी है और इनके कौरवों में मोदी है। हाँ बिल्कुल। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज बड़ी शातिर तरीके से यूज करके हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा देता है और लोगों को, क्योंकि वो बड़ा भोला भाला शक्ल है उसकी, उसका जो साइज है वो 38 है, उसका जो जरूरत है उसको शर्ट की, लेकिन वो पहनता 44 साइज है। तो वो उसमें लगता है बेचारा कितना कमजोर है, कितना बेचारा, उसके पास फिटिंग के कपड़े भी नहीं है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, प्लीज इसको नोट करिए। तो उसके जो सिंप्लिसिटी है कपड़ों की, वो वास्तव में बहुत महंगी पड़ रही है हमको वो हमको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो रहा है। तो इसलिए उसको, उसके जो एक्शंस हैं, उसकी सिंप्लिसिटी, उसका नाटक, वो राज कपूर की तरह जिस तरह से धीरे धीरे बोलता है, वो सारा उसने राज कपूर का पूरा उसने कॉपी किया है। आपने जिस बात, मेथोडोलॉजी की बात की है, एक दिन हम अपने दर्शकों के सामने वो सारी चीजें और उसका वीडियो, वो स्क्रिप्ट के ऊपर जो काम यहाँ पर किया है केजरीवाल ने, उसको भी दिखाएंगे। एक आखिरी कॉल लेते हैं। जय हिंद। बोलिए।
चलिए धन्यवाद। शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया। कार्यक्रम के आखिर में हम आपके सामने यही कहेंगे, देश के तमाम राजनेताओं को उनके राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन होने और इस देश में पंजीकृत होने के बाद राजनीति करने का अधिकार है। दल आपका ना हो तो भी आपको इंडिपेंडेंट राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन क्या आप अपने लिए, अपने दल के लिए काम करते हैं या आप अपनी जनता के लिए, जिसने आपको चुनकर दिया, उनके लिए काम करते हैं या देश के लिए काम करते हैं? आपको सोचना चाहिए। राजनीतिक रोटी सेकने, सत्ता में आने और बने रहने के लिए कहीं आप देश की सिस्टम को तो खराब नहीं कर रहे हैं ना, ये भी देखने की जरूरत है। और जो बात हैदराबाद में हो रही है, जो बात कभी दादरी में हुई थी, हम कहते हैं ये दादरी 2 है, क्योंकि आसाम में, बंगाल में इलेक्शन है और हैदराबाद में भी इलेक्शन है, स्थानीय इलेक्शन है, और इसलिए देश में किसी की आत्महत्या को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है और तथाकथित सेलिब्रिटियों को अब असहिष्णुता दोबारा दिख रही है। अवार्ड वापसी शुरू हुई है। स्वाभाविकता केजरीवाल बिजी है और अभी कई राज्यों में प्रवास करेंगे। दिल्ली की जनता का क्या होगा, शायद वो दोबारा भगवान भरोसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।